हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हमें अपने सवालों की जो क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। काफ़ी सारे सवाल हम इसके कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की ताकि आपका जो चैप्टर है वो कवर करे जल्दी से जल्दी। चलो देखो, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है उसमें क्या क्या गिवन है, वो चीज़ डाटा हमने सारा ऑब्जर्व करके देन हमने क्या बनानी होती है, एक डायग्राम। जब डायग्राम हमारे पास बन गई दैट मीन्स आधा का क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड along the rope stretched from the top of a vertical pole। बात किसकी हो रही है? देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट की बात हो रही है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, काफी सारे लोगों ने सर्कस देखी होगी। क्या करते हैं आर्टिस्ट? एक रोप लगाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और हम सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, देखो बात क्या हो रही है, एक पोल है, वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल की बात हो रही है, तो वर्टिकल पोल कहाँ से होगा? ग्राउंड से ही होगा ऑब्वियसली। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? अपना ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे क्या है? एक पोल। ओके, ग्राउंड लेवल पे एक हमारे पास पोल है। ओके, क्लियर है? ये देखिए, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग द रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम द वर्टिकल पोल। कि वर्टिकल पोल से एक लाइन जो है, एक वायर जो है वो क्या की गई है, रोप एक स्ट्रेच करी गई है और स्ट्रेच करके टाइड एट द ग्राउंड, उसको स्ट्रेच करके कहाँ टाई किया गया है? ग्राउंड के साथ टाई किया गया है। The height of the pole is 12 मीटर। जो पोल की हाइट है, जो ग्राउंड से लेकर जो पोल हमने वर्टिकली लगाया है उसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 12 मीटर। एंड द एंगल मेड बाय द रोप, और जो रोप के साथ एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल वो 30 डिग्री गिवन है। ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? आर्टिस्ट कहाँ जा रहा है? किसका डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो रोप के ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है ना, तो वो जो रोप का डिस्टेंस है वो रोप का हमें डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं, अपने डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है और जो वो रोप है वो एक पोल से स्ट्रेच करके उसको कहाँ अटैच किया गया है? कहाँ अटैच किया गया है? उसको टाई किया गया है ग्राउंड के साथ। दैट मीन्स जो वर्टिकल पोल है उसका जो टॉप है उससे एक वायर अटैच करी गई है, रोप अटैच करी गई है। एक एंड उसका पोल के साथ अटैच है और जो दूसरा एंड है उसका ग्राउंड के साथ अटैच। अब ग्राउंड के साथ अटैच है, फिर से वही कहानी अपनी, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा। कहाँ अटैच होगा वो? तो ग्राउंड के साथ वो कहाँ अटैच है? तो ये भी आपको आगे स्टेटमेंट में बड़े क्लियरली दिखाया गया है कि वो जो द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। निकालते हैं इसको, देखना अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इनमें से कौन सी लाइन जो है वो रोप की कंसीडर करनी है। यहाँ पर इस सम में हम कौन सी लाइन कंसीडर करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो बड़ा ही इजी है। डायग्राम स्टेटमेंट में सब कुछ गिवन होता है, स्टेटमेंट को बस ध्यान से पढ़िए, सारा का सारा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो सर्किट आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, एक रोप के ऊपर चल रहा है और जो वो रोप है वो कहाँ? पोल से एक एंड जो रोप का है वो पोल पे है और दूसरा एंड किसका कहाँ पे है? उसका ग्राउंड के साथ अटैच है। और ये भी बताया गया है कि ग्राउंड के साथ, अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राउंड के साथ वो कहाँ अटैच है। ये वाली रोप माने ग्राउंड के साथ, ये वाली रोप माने, ये वाली रोप माने या ये वाली रोप माने, ये अभी हमें क्लियर नहीं है। ओके, अब बताया गया है द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। कि ये जो पोल है आपका, देखो पोल है तो पोल बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड है तो बिल्कुल सीधा ही होगा। दैट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा यहाँ पे हमारे ट्राइंगल के अंदर। ओके, इसकी हाइट हमें गिवन है 12 मीटर, तो 12 मीटर हमें पोल की हाइट गिवन है। देन एंड एंगल मेड बाय द रोप। देखो उसने बोला है यहाँ पे कि जो रोप है, रोप एंगल कौन सा बना रही है? विद द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के साथ जो रोप का एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमें क्लियर हो गया यहाँ पे हम कौन सी रोप लेंगे? 30 डिग्री का एंगल बनाना है ग्राउंड के साथ उसका, तो 30 डिग्री का एंगल बनाइए। अगेन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी चॉइस है, आप कहाँ पर लेते हैं वो, इस साइड 30 डिग्री लो या इस साइड 30 डिग्री लो, चॉइस इज योर्स। आप कहीं भी 30 डिग्री ले सकते हो, यहाँ पे भी 30 डिग्री ले सकते हो, यहाँ पे भी 30 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि बताया नहीं गया है कि पोल के इस तरफ है वो जो रोप अटैच करी है या पोल के इस तरफ रोप अटैच करी है ग्राउंड के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट
फाइंड क्या करना है हमें, देखो ये 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री, देखो ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड के साथ है ना, और ये क्या है, इंक्लाइंड लाइन। तो ग्राउंड और इंक्लाइंड लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और इंक्लाइंड एंगल। ओके, इंक्लाइंड एंगल भी बोल सकते हैं इसको, इंक्लाइंड एंगल। क्लियर है। तो इंक्लाइंड एंगल जो आपको गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है। ध्यान से याद रखना कि ये 30 डिग्री वैल्यू इसकी गिवन है। नाउ हमने फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट, कि जो सर्कस आर्टिस्ट है, स्टार्टिंग में बात करी थी ना सर्कस आर्टिस्ट की, बात उसी की हो रही है, सर्कस आर्टिस्ट की। तो वो जो सर्कस आर्टिस्ट है हमारा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस रोप को क्लाइंब करने के लिए, रोप के ऊपर चढ़ने के लिए। देखो ये रोप यहाँ पर है ना, एक एंड उसका ग्राउंड के साथ अटैच है, एक एंड उसका पोल के साथ अटैच है, तो यहीं पर वो ट्रैवल करेगा, यही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो। सपोज ये है तुम्हारा आर्टिस्ट, तो ये यहीं पर ट्रैवल करके जाएगा आगे। तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको कितना, इस डिस्टेंस को वो ट्रैवल करेगा, तो यही डिस्टेंस हमने निकालना। क्लियर है। इस फिगर को एक बार अच्छे से यहाँ पे बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें फिगर में गिवन क्या क्या है और हमें निकालना क्या है। ओके क्लियर। ये था हमारे पास एक, ये ग्राउंड लेवल है, ये पोल गिवन था। पोल जो है हमारे पास वर्टिकल पोल है और उसकी जो लेंथ थी वो हमें 12 मीटर गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पर 12 मीटर गिवन है। और हमें फाइंड करना था कि वो जो रोप है, रोप पर कितना डिस्टेंस जो आर्टिस्ट है वो कवर करेगा उसको रोप को चढ़ने के लिए, फ्रॉम ग्राउंड टू दी टॉप। क्लियर है। तो इसको कोई भी नाम दे दीजिए, PQR। और इंक्लाइनेशन एंगल हमें गिवन था 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बना लीजिए। अब ध्यान से देखो ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो सोल्यूशन पे आते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स P और R की जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ PR हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो PR है ये क्या है, PR क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तुम्हारा ट्राइंगल बन जाता है तो उसमें जो डाटा होता है उस डाटा को एनालाइज करो कि डाटा में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें आपको पूछी गई हैं। उसी से आप पता लगा सकते हो कि आपको यहाँ पे कौन सी अपनी T रेशो अप्लाई करनी है। ओके, और उसी T रेशो के साथ आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। नाउ PQR, ये है तुम्हारे पास एक ट्राइंगल PQR। PR जो है वो हाइपोटेन्यूज गिवन है और PQ की वैल्यू गिवन है ना आपको। PQ की वैल्यू है यहाँ पे 12 मीटर। देखो दो ही चीज़ों की बात हो रही है, एक तो हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की जब हमारे पास बात होती है तो हम यहाँ पे कौन से T रेशो लेते हैं, हमारे पास दो T रेशोज आ जाती हैं जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात करती हैं। एक तो है साइन थीटा और एक आता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा होता है P/H और कोसेकेंट थीटा होता है H/P। दैट मीन्स ये दोनों किसके बारे में बात करेंगी, दोनों ही डायरेक्टली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रही है। और इन दोनों में से अब चॉइस कौन सी करें, साइन थीटा के साथ अपना सम निकालें या कोसेकेंट के साथ सम निकालें, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। दोनों में से मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास बेसिक रेशो है तो हम उसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, हम बेसिक रेशो के साथ ही अपना सम निकालेंगे। तो बेसिक रेशो हमारे पास यहाँ पे कितनी है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के साथ हम निकालेंगे अपना ये प्रॉब्लम। ओके, तो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। नाउ साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे फिल कर देंगे हम साइन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू P। P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 मीटर अपॉन H। H क्या है हमारे पास, H वो चीज़ है जो हमें फाइंड करनी है, दैट इज हाइट ऑफ रोप। कि जो रोप है वो क्लाइंब करेगा आर्टिस्ट, उसकी हाइट फाइंड करनी है हमें, उसका डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस यहाँ से कवर करेगा। तो PR क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं PR, दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस विच वी हैव टू फाइंड। नाउ साइन थीटा वैल्यू किसकी चाहिए हमें, PR की। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, PR इक्वल्स टू 12 अपॉन साइन 30 डिग्री। नाउ टेबल अगर आप लोगों ने याद किया हो, लेक्चर पहला लगाया हो, तो आपको याद होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो 12 अपॉन 1/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12
इंटू ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2/1। नाउ पी आर की जो वैल्यू आएगी 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24 मीटर। तो हमारे पास जो रोप उसने क्लाइंब करनी है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 24 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। दैट इज जो सर्कस आर्टिस्ट है वो कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा ग्राउंड से उस पोल तक जाने के लिए उस रोप से, तो वो डिस्टेंस होगा 24 मीटर का। क्लियर है? ग्राउंड से पोल तक जाने के लिए उस रोप को क्लाइंब करने के लिए उसको 24 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ओके चलो अब नेक्स्ट सम पे आते हैं हमारा। देखो ये जो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि तुम लोगों को वो स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके बात किसकी चल रही है, स्टेटमेंट में क्या हमसे पूछा गया है, गिवन डाटा क्या है। डाटा को एनालाइज करना यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने अच्छे से डाटा एनालाइज कर लिया तो डाटा एनालाइज करने के बाद डायग्राम हमारी जो है वो बड़ी इजीली बन जाती है। तो अगर डायग्राम बन गई दैट मीन्स हमारा आधा सम तो वही सोल्व हो जाता है कि डायग्राम क्लियर है, दैट मीन्स आधा सम हमारा सोल्व हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो नेक्स्ट सम में क्या है, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ ब्रिज across a river, bridge across a river। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है। अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक, with the river bank as shown in the figure। देखो यहाँ पे आपको फिगर पहले से ही गिवन है, डायग्राम में फिगर आपको गिवन है, दैट मीन्स आपकी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो आधी तो पहले ही सॉल्व हुई हुई है। रिवर विद द रिवर बैंक as shown in the figure, if the length of the bridge, across the river is 150 मीटर। देखो आपको लेंथ गिवन है उसकी 150 मीटर। व्हाट इज द विड्थ, हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द विड्थ। देखो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे क्या है, हमें डायग्राम गिवन, तो डायग्राम जो गिवन है पहले हम अपनी वो बना लेते हैं। ये है आपका ब्रिज, ओके ये सारा पानी है यहाँ पे, क्लियर है। देन ये है इसका सब चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, सी पी ए, यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 150 मीटर है, क्लियर है। यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री। देखो ये तो आपको डायग्राम यहाँ पर गिवन है। इन केस अगर आपको डायग्राम गिवन ना हो तो उस केस में मान लीजिए यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन नहीं है, ओके तो डायग्राम अगर गिवन नहीं होती तो डायग्राम क्या करनी पड़ती है, आपको पहले खुद बनानी पड़ती है। तो डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको गिवन डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम वही काम करते हैं यहाँ पे। अब ब्रिज क्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। देखो ब्रिज की बात हो रही है तो ब्रिज ये हमारा रिवर हो सकता है ना, लेट्स सपोज ये रिवर है, ओके तो रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज कैसे भी हो सकता है, ये भी ब्रिज बन सकता है, ये भी ब्रिज बन सकता है, ऐसे भी ब्रिज बन सकता है। तो रिवर के ऊपर कैसे भी ब्रिज बन सकता है, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि रिवर के ऊपर कौन सा ब्रिज बना है। तो वो देखिए हम कैसे बनाएंगे, ये रिवर है, अब ब्रिज क्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो वो जो हमने विद दी रिवर बैंक, रिवर के बैंक से, देखो बैंक क्या है, किनारे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी रिवर का बैंक है, ये भी रिवर का बैंक है। तो दोनों में से किस बैंक के साथ उसने जो बनाया है एंगल 45 डिग्री का, अगर मैं यहाँ से बनाती हूँ तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना। तो अगर मैं इस बैंक के रिवर को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे एंगल, अगर यहाँ से देखूंगी तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। वो कैसे, देखो जो रिवर के दो बैंक्स हैं आपस में वो क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो रिवर का बैंक है वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस। देखो यही है ना रिवर का बैंक, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो अगर मैं इस साइड से 45 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, ये देखिए
यहाँ पे 45 डिग्री का मैंने एंगल बनाया, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है दैट मीन्स ये एंगल भी तो 45 डिग्री का ही होगा। क्यों, ये क्यों 45 डिग्री का होगा? बिकॉज ये बैंक और ये बैंक आपस में क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल बनते हैं ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो आप कोई भी बैंक कंसीडर कर सकते हो, चाहे ये बैंक कंसीडर कर लो चाहे ये बैंक कंसीडर कर लो। क्लियर है? और आपको एक, चलो हम दोनों फिगर्स के साथ कंसीडर करते हैं कि आपको अगर पेपर में कभी भी आ जाए तो दिक्कत ना हो, दोनों के साथ आपका सम निकल जाएगा, आप कैसे भी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने ये वाला कंसीडर किया है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो कि मेरा जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने ये वाला बैंक कंसीडर किया, डन। तो दोनों अलग अलग बैंक हम लेके, रिवर के बैंक लेके यहाँ पे हम अपना सम सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ तक हमारा क्लियर है। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, जो रिवर की ब्रिज की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 150 मीटर ब्रिज की लेंथ। दैट मीन्स इस लेंथ की बात हो रही है, तो ये लेंथ जो है आपको 150 मीटर गिवन है। 150 मीटर, अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये 150 मीटर जो लेंथ है वो गिवन है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द विड्थ। देखो विड्थ की बात कर रहे हैं, विड्थ की बात दैट मीन्स कि रिवर की जो चौड़ाई है, इन दोनों किनारों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की बात हो रही है कि इसका डिस्टेंस कितना है। देखो अगर पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इसका यहाँ से कंसीडर करो, यहाँ से कंसीडर करो, यहाँ से कंसीडर करो, डिस्टेंस उसका सेम रहता है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है दैट मीन्स उनका जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस लो वो सेम ही रहेगा। अब अगर देखा जाए तो हमारी इस दोनों डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो राइट एंगल वाला कंसेप्ट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला कंसेप्ट है वो तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को खुद बनाना पड़ेगा ताकि हम टी रेशियोज अपनी अप्लाई करके यहाँ से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस चाहे यहाँ से लो, यहाँ से लो, चाहे डिस्टेंस आप यहाँ से लो, तो वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों बैंक क्या हैं, आपस में पैरेलल। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस कंसीडर करूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। तो ये देखिए आपका ये बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? इसी डिस्टेंस की बात हो रही है ना, यही डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर लूँ दैट मीन्स मेरे पास विड्थ आ जाएगी। तो इस विड्थ को निकालने के लिए अगर यहाँ से कंसीडर किया जाए तो ये वैल्यू, सॉरी हमने यहाँ पे ये एंगल लिया था, तो इस बार ये बात होगी यहाँ पे कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है? क्लियर है? दोनों की दोनों डायग्राम्स के साथ मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करवा दी है कि अगर आप ये बैंक लो चाहे ये बैंक लो, दोनों में से कोई भी बैंक लो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ओके अब आते हैं जो हमें डायग्राम गिवन थी उसके ऊपर। ओके डायग्राम हमें ऑलरेडी गिवन थी, ये रही डायग्राम आपकी। यहाँ पे गिवन है आपको ए बी एंड सी, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है हमें दैट इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अब ये देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होती है ना, दो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो उसका बिल्कुल, अगर हमने उसकी चौड़ाई निकालनी है, उसका डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ सोल्यूशन देखेंगे अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यही ट्राइंगल लेंगे हम। देखो हमें गिवन क्या चीज़ है और फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें वो चीज़ एनालाइज करनी है। अगर वो एनालाइज होगी तो हम अपने टी रेशो कौन सी अप्लाई करेंगे, वो चीज़ देख के हम अपना सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फिगर है, तो फिगर के अकॉर्डिंग चेक कीजिए हमें गिवन क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। देखो हमें एक तो इसकी हाइट गिवन है, हाइट किसकी गिवन है, हमें ब्रिज की लेंथ जो है वो गिवन है। ब्रिज की लेंथ दैट मीन्स ये क्या है, ये देखिए 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली लाइन दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारा ए बी। तो ए बी की जो वैल्यू, सॉरी ए सी की जो वैल्यू है हमें गिवन है। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 150 मीटर। ओके ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 150 मीटर। नाउ अब और कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ओके तो ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बन रहा है दैट इज बीसी, बीसी इज परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो बात किस किस की हो रही है, एक तो हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, एक परपेंडिकुलर की बात हो रही है।
और एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की डायरेक्टली कौन बात करता है, डायरेक्टली कौन सी ऐसी टी रेशियो है जो डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के ऊपर रिलेटेड है? तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से रिलेटेड हमारे पास दो टी रेशियोज हैं, एक कौन सी है साइन थीटा और एक है कोसिकेन थीटा। अगेन वही बात, एक साइन थीटा है एक कोसिकेन थीटा है, ये दोनों डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की। ओके यही बात करते हैं ना, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कोसिकेन थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में से हमारे पास बेसिक कौन सी है साइन थीटा, तो हम रिवर्स की बात नहीं करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे BC, तो P की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे BC, और H की वैल्यू है हमारे पास AC, तो यहाँ पे H की जगह हम क्या लिख देंगे AC। क्लियर। अब थीटा हमें कितना गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री गिवन है, दैट मीन्स साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू BC। BC की वैल्यू हमें नहीं गिवन, यहाँ पे वही चीज़ हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख दीजिए BC अपॉन AC की वैल्यू जो है वो हमें 150 गिवन है, तो यहाँ पे लिखिए 150 मीटर। क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, BC की, तो BC इक्वल्स टू 150 इंटू साइन 45 डिग्री। BC की वैल्यू कितनी आ गई 150 इंटू साइन 45 डिग्री, 150 इंटू साइन 45 डिग्री। अब अगर टेबल आप लोगों को याद हो तो टेबल में हमारे पास साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, ये होती है हमारे पास साइन 45 की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 45 की जगह पे इंटू 1/√2, तो 1/√2 आ गया। तो BC की वैल्यू निकालनी अब और भी इजी हो गई, 150 अपॉन √2, ये वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर है। मैंने आपको कितनी बार बताया यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, यहाँ पे क्या है √2 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमें जो ऐसी वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जिसकी जो डिनोमिनेटर में है न्यूमिनेटर के साथ भी वही चीज़ मल्टीप्लाई कराओ और डिनोमिनेटर के साथ भी वही चीज़ मल्टीप्लाई कराओ। तो क्या आएगा 150√2 अपॉन √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसकी कटिंग हो सकती है यहाँ पे 75। क्लियर है। तो वैल्यू कितनी, सॉरी यहाँ पे 2 था, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी BC की, BC की वैल्यू आ गई 75√2 मीटर। ओके तो ये जो आपकी ये BC है, BC क्या था हमारे पास, विड्थ ऑफ द ब्रिज, दैट इज जो ब्रिज है वो उसकी चौड़ाई कितनी है वो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। उसकी चौड़ाई कितनी आई है हमारे पास 75√2 मीटर। ओके तो ब्रिज की जो चौड़ाई थी, जो उसकी विड्थ थी, वो हमारे पास आ चुकी है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है। जो चीज़ स्टेटमेंट में आपको गिवन है उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अगर डायग्राम बन गई दैट मीन्स आपका आधा सम तो वहीं सोल्व हो गया। डायग्राम के बाद डाटा एनालाइज करो कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। ओके ये पता करने के बाद देखो बात किस किस की हो रही है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही थी, तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ कौन सी रेशो, टी रेशो जो है वो डायरेक्टली लिंक है। तो डायरेक्टली जो टी रेशो वहाँ पे आती है उसके साथ तुम अपना सम जो है वो सोल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। और एंगल की अगर बात करें तो मैंने आपको टेबल जो है वो बड़े अच्छे से कराया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो मैंने वीडियो डाली है उस वीडियो को देखिए तो आपको ये जो टेबल की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी याद हो जाएंगी। थैंक यू।